नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आरएसएस की। आरएसएस ने अभी दशहरे के दिन अपने 100 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा किया, शताब्दी वर्ष। और 1925 में जो यात्रा शुरू हुई थी, अगर हम उसको 2025 में देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, और एक ऐसा संगठन जिसका ना अभी तक जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ये पता कि इनके साथ जो है वो कितने लोग जुड़े हुए हैं। संख्या जो है वो करोड़ों में बताई जाती है। और आरएसएस की देश भर में बहुत अलग अलग जो है वो यूनिट्स या हम कहें कि इकाइयां काम कर रही है, चाहे वो एबीवीपी हो, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में आरएसएस जो है उसका बड़ा रोल है। और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों की अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर देवेंद्र फडणवीस, ऐसे लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि आरएसएस किस तरीके से अपना विस्तार करने में कामयाब हुआ है 100 वर्ष के इतिहास में। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो 1885 से हम शुरू करें तो आरएसएस से लगभग 40 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना ही अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, क्योंकि 1857 में उपजे विवाद को शांत करने के लिए उनको एक मीडिएटर की भूमिका में कुछ भारतीयों की जरूरत थी जो अंग्रेजों के लिए काम कर सके। अब आपको ये थोड़ा सा जो है वो अचंभा जरूर होगा, लेकिन 1857 की क्रांति में कुछ साधु संत समुदाय के लोग भी जो है वो उस क्रांति से जुड़ गए थे। अब मामला जब धर्म और संस्कृति का आए तो फिर अंग्रेज उसको सुलझाने में नाकामयाब, तो अंग्रेजों को कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो अंग्रेजों के लिए काम कर सके, जिनको 1947 के बाद में यह कहा जाता है कि उनका आजादी में बड़ा योगदान था। तो अगर आजादी में योगदान की बात करते हैं तो उनका बड़ा योगदान था जो आजादी के लिए मर गए। तो कांग्रेस की तो स्थापना ही उसी लिए की गई थी। और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में आपने देखा महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस पूरे देश में एक को जो है वो राष्ट्रपिता बना दिया गया और दूसरे को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस में किसी और व्यक्ति का चैप्टर जो है वो सारे क्लोज कर दिए गए, फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर दूसरे कैटेगरी के कोई नेता हो। अब अगर हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं तो शुद्ध राजनीतिज्ञ, और शुद्ध राजनीतिज्ञ इसलिए क्योंकि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करें, क्योंकि वीर सावरकर की जब बात की जाती है, जिस आरएसएस को वीर सावरकर की सोच को बताया जाता है कि वीर सावरकर की सोच जो है वो आरएसएस की परिभाषा है, तो वीर सावरकर जिनको 2 बार आजीवन कारावास दिया गया। अब आपको सोचकर देखिए, अगर वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे तो क्या अंग्रेज उनको कड़ी सजा देते? तो 2 बार आजीवन कारावास और अंडमान निकोबार के उस सेल में डालना, काले पानी की सजा देना, जहां पर कोल्हू के बैल को जिस तरीके से चलाया जाता है वैसे वीर सावरकर को रखा गया। उसी कोठरी में मलत्याग करना, मूत्र विसर्जन करना, उसी में पानी पीना, और पीने के लिए कितना पानी दिया जाता था आप जो है वो इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब उनको कहा कि अब उनको जो है वो एक माफीनामा लिखकर देना चाहिए, सॉरी महात्मा गांधी ने, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि वीर सावरकर नहीं, वो माफी वीर थे। और अगर यही पहचान है माफी वीर की, वीर सावरकर की, तो फिर इस देश में महात्मा गांधी से बड़ा कोई माफी वीर हुआ ही नहीं। मैं तो कहूंगा अंग्रेजों का सबसे बड़ा नौकर, क्योंकि वो अपने हर पत्र में नीचे लिखते थे आपका आज्ञाकारी नौकर। तो इसका मतलब क्या होता था आप खुद सोचकर देखिए। और ऐसा क्या था महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पास कि उनको जेल में वो सारी सुविधाएं मिलती थी जो एक आम नागरिक को अपने घर में मिलती है। उनके लिए अंग्रेजों की गाड़ियां रहती थी, उनके लिए जो है वो किताबें लिखने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। और पर्सनल एक्सपीरियंस जब हम देखते हैं तो पुणे का आगा खां पैलेस जो है वो इसका गवाह है, चीख चीख कर कहता है कि यहां महात्मा गांधी ने जो है वो क्या किया होगा।
लेकिन एक ऐसा संगठन जिसमें मातृभूमि के लिए जो है वो प्रार्थना की जाती है, तो इस देश में भारत को जो है वो माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इस देश का कोई राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है महात्मा गांधी ने। और फिर उसके बाद में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका लेडी एडविना के साथ जिस तरीके से संबंध थे और किस तरीके से हिमाचल की वादियों में वो घूमते थे, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी तो आरएसएस जो है वो मजबूत होता चला गया। आरएसएस के ऊपर 3 बार बैन भी लगाया गया। पहला बैन लगाया गया महात्मा गांधी की जब हत्या हुई 1948 में, लेकिन उसके बाद 1949 में इस बैन को वापस हटाना पड़ा। 1962 में मजबूर होकर जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आरएसएस को निमंत्रण या मैं कहूंगा कि आमंत्रण भेजना पड़ा। उसके बाद इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद बाबरी विध्वंस का मामला, मैं कहूंगा राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत, तो उस वक्त आरएसएस को बैन किया गया। लेकिन ना आरएसएस रुका ना आरएसएस टूटा। और आज आरएसएस को अगर आप देखोगे तो आरएसएस कहां है और कांग्रेस पार्टी कहां है। एक आसमान के ऊपर है तो दूसरा जमीन के ऊपर। तो एक बार फिर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपने आप को इस देश का दलित नेता बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं जैसे उनके बड़े कद का नेता जो है वो है ही नहीं दलितों में। और इसलिए क्योंकि दलित कार्ड इसलिए खेला जाता है ताकि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जा सके। तो इस देश ने एक प्रधानमंत्री देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रतिभा होते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया। और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे जो डमी जो है वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना, नाम मात्र का जो है वो राष्ट्र अध्यक्ष, हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चमचागिरी करने के अलावा। अब राहुल गांधी की इस तरीके की चमचागिरी इसलिए क्योंकि उनको अपने बेटे का राजनीतिक कैरियर, मैं तो कहूंगा कि कर्नाटक में उनको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनकी ही बात करने वाला हूं। तो प्रियंक खड़गे, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि क्या दलित की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो दलित वह व्यक्ति होता है जिसको दबाया गया हो, जिसको कुचला गया हो, जिसका शोषण हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको जाति विशेष के साथ एससी और एसटी के साथ जोड़कर देखते हैं, जो आजकल चल रहा है, दलित कार्ड खेला जाता है, इससे दूर दलित की परिभाषा ही अलग है। और जब भी मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि भीमराव अंबेडकर खुद जो है वो एक शुद्ध राजनेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरक्षण का एक बड़ा दांव खेला था। हालांकि आरक्षण जो है वो दलितों को उत्थान के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए था, जिसका दंश आज भी देश जो है वो झेल रहा है। और ये मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि जब दलित की परिभाषा पढ़ी जाती है तो प्रियंक खड़गे की कुल संपत्ति लगभग 17 करोड़ रुपए, बहुत प्यारा दलित है जो दूसरों का दबाया हुआ है, वंचित है, शोषित है, उसका शोषण हुआ है, वो कुचला गया है। और इस वक्त कर्नाटका की सरकार में आईटी मिनिस्टर। तो प्रियंक खड़गे को मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब ऐसे में प्रियंक खड़गे ने राहुल गांधी की भाषा बोलते हुए आरएसएस को लेकर एक चिट्ठी लिखी है अपनी ही सरकार को, मुख्यमंत्री रमैया को। और लिखा क्या है? लिखा यह है कि आरएसएस जो है उसकी जो शाखाएं हैं उनके ऊपर एक्शन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरएसएस जो है वो बच्चों को और लोगों को जो है वो भड़काता है। अगर इस देश में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अगर ये कहना जो है वो सौहार्द को बिगाड़ना और हिंसा फैलाना है, नफरत फैलाना है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भारत क्या माता नहीं है क्या? आप खुद सोचकर देखिए। आरएसएस की किसी शाखा में आज तक कोई भड़काऊ भाषण आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुनने को मिला हो तो? और फिर उसके आगे बढ़ते हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि
सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, जेएनयू, एएमयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हर जगह एनएसयूआई ने कब्जा किया, वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिला, टुकड़े टुकड़े गैंग ने भाषण देना शुरू किया और वही लोग आगे बढ़कर, या मैं कहूंगा कि वही नस्ल जो है वो आगे चलकर संवैधानिक पदों पर काबिज हुई और उन्होंने देश को तोड़ने वाले लोगों का समर्थन किया। लेकिन अब एबीवीपी एक के बाद एक जो है वो यूनिवर्सिटीज में अपना परचम जो है वो फहरा रही है। और अब जब एबीवीपी ये कहती है कि हमने ठोक के दी है आजादी, अफजल गुरु को भी दे दी, आतंकवादियों को भी दे दी, नक्सलवादियों को भी दे दी और माओवादियों को भी दे दी, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और मैं इसको इसके साथ इसलिए जोड़कर देख रहा हूं क्योंकि प्रियंक खड़गे को इस बात से ऐतराज है कि किसी भी पार्क में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी खेल के मैदान में आरएसएस की शाखा क्यों लगती है, और उसके बाद सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानता ही नहीं हो, आखिर उनके मंदिर पर सरकारी नियंत्रण का अधिकार किसने दिया? तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही निराला है कि एक तरफ वक्फ बोर्ड को बढ़ावा दिया तो दूसरी तरफ मंदिरों को नियंत्रण में ले लिया। लेकिन प्रियंक खड़गे को इस तरीके का लेटर लिखने की मजबूरी क्या थी? क्योंकि बेचारे को मुख्यमंत्री बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने पर अगला जो कर्नाटका का मुख्यमंत्री है वो है डीके शिव कुमार। ये सबको पता है क्योंकि ऐसी डील हुई थी। अब अगर हम डीके शिव कुमार को साइड में कर देते हैं, जो कि प्रियंक खड़गे का एक, जिसको हम कहें कि सोच का हिस्सा है, तो कैसे किया जाए? तो आप याद करिए, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि डीके शिव कुमार ने कुछ दिनों पहले आरएसएस की एक प्रार्थना को, या आरएसएस की जो ये प्रार्थना थी उसको पढ़ दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ऑब्जेक्शन भी करना पड़ा। इसके अलावा वो महाकुंभ में भी गए। तो ऐसी एक्टिविटीज, तो ये सीधे तौर पर जो है वो मोर्चा खोलने वाली बात है। तो सवाल यह है कि क्या आरएसएस को बैन करना, उसकी विचारधारा से लड़ना इतना आसान है क्या प्रियंक खड़गे के लिए? या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं कि आप जो है वो मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए, मुझे भी जो है वो मुख्यमंत्री बनना है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहीं तक सीमित है क्या? तो एक नया खेल, हास्यास्पद, लेकिन इस तरीके की राजनीति जो है वो कर्नाटक में इस वक्त देखी जा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।